वेलकम टू इको पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जिनसे जुड़े प्रश्न अलग अलग जीके रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु है जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन बिंदुओं को आज हम लोग एक अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि उन्हें याद रखा जा सके। ना केवल उन्हें अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे बल्कि उन बिंदुओं का हम लोग विश्लेषण भी करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से समझा भी जा सके, क्योंकि जीके रिलेटेड विषय का एक मूल लक्षण होता है वो समझना होता है। अच्छे से समझते हैं तो हम लोगों को वो लंबे समय के लिए याद भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंत तक लगभग सारे पॉइंट आपको याद भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कर लेना है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान के विकास के क्रम में अंतिम चैप्टर हैं, और जिसके अंतर्गत मैंने साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और वेवल योजना जो पॉइंट मैंने लिए हैं, और इन पॉइंटों के अंतर्गत उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। उन्हीं बिंदुओं को मैंने लिया है और उन्हीं को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमारा आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो लंदन से एक 7 सदस्यीय वाली टीम आती है भारत में, और भारतीय लोगों को एक संविधान बनाने की चुनौती पेश करती है। यानी कि भारतीयों के द्वारा जो जन आंदोलन किए गए थे और जिनके कारण अंग्रेज अब धीरे धीरे भारत को आज़ाद करने की सोच रहे थे, लेकिन वो आज़ाद करने से पहले भारतीय नेताओं को ये पूछने के लिए आए थे, उस परिस्थिति को इस प्रकार जांचने के लिए आए थे कि ये जो देश, जो भारत जो है वो एक अनेक विविधताओं वाला देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बड़ा देश है, जो भौगोलिक दृष्टि से भी एक अलग विविधता रखता है। तो आप भारत को किस प्रकार से चलाएंगे, और चलाने के लिए आपके पास में एक नियमों वाली बुक होनी चाहिए। वो नियम किस प्रकार आप बनाएंगे, तो इस प्रकार की एक जो चुनौती जो है वो भारतीय नेताओं को साइमन कमीशन के द्वारा दी जाती है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भारत की जो परिस्थिति है उसको जांचना और अपना प्रतिवेदन भारतीय नेताओं को देना। तो इसी उद्देश्य से भारत में जो साइमन कमीशन जो है वो 1928 को भारत आता है। चलिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बिंदु जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो साइमन कमीशन भारत आता है, और भारत आने के बाद में जब वो भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य जो संविधान बनाने की जो चुनौती देता है, यानी कि सभी लोगों को वो संविधान मान्य होना चाहिए, इस प्रकार का प्रारूप हमें दे और उसी प्रारूप के अनुसार संविधान बनाना है जिसको सर्वमान्य होना चाहिए। और अंततः जो प्रारूप मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में दिया गया था, जो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
मोतीलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में एक समिति बनती है जिसको हमने नेहरू समिति कहा है, और इसकी जो रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। इसके कुछ जो अन्य प्रमुख सदस्य जो सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सप्रू, जिनसे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू जो की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उस समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे और तेज बहादुर सप्रू थे। लेकिन संविधान जब बना था उससे पहले यदि बात करें तो संविधान बनाने का प्रथम प्रयास जो है वो 1928 में ही किया गया था। यानी कि संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास जो है वो 1928 में साइमन कमीशन के माध्यम से किया गया था। साइमन कमीशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साइमन कमीशन भारत में व्यापक परिस्थितियों को जांचना और उन पर अपना प्रतिवेदन देना, इसलिए भारत आया था। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत आता है और यहाँ 7 सदस्य इस कमीशन में होते हैं। 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य जो एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति होती हैं और संविधान बनाए जाने की ही मेन इनकी मंशा होती हैं। लेकिन जो प्रारूप बनाने का जो प्रोग्राम था भारतीय नेताओं का वो इनके प्रतिकूल था, तो उसने इस आयोग ने उसकी जो रिपोर्ट थी उसको अस्वीकार कर दी। लेकिन यहाँ जो मुख्य विरोध करने का जो कारण था वो था भारतीयों का एक भी सदस्य नहीं होना। तो विरोध हुआ इसका लाहौर में, और लाहौर में ही जब 1929 के अंदर पुलिस लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन जो है उसने अपनी जो रिपोर्ट जो है वो लंदन के अंदर 1930 में प्रस्तुत की थी। और साइमन का एक प्रमुख उद्देश्य और था जो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा जो प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया गया था, उस प्रांतों में जो लगाए गए द्वैत शासन को समाप्त करने की भी यहाँ अनुशंसा की गई। इसके बाद का जो स्टेप जो आता है वो भारतीय जो संविधान बनाए जाने के संदर्भ में, तो कांग्रेस कार्यकारिणी की जो घोषणा जो होती है 1934 में, यानी कि जो भारत लंदन के अंदर जो भारत की जो परिस्थितियाँ थी उसके संदर्भ में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और जब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उस जो एक श्वेत पत्र जारी किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस श्वेत पत्र में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो श्वेत पत्र जारी किया गया था उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक जो सुधार थे, यानी कि भारत में जो संवैधानिक सुधारों की जो रूपरेखा थी वो प्रस्तुत की गई थी। श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प ये था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही संविधान तैयार किया जाए। ये कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा है। कांग्रेस कार्यकारिणी का एकमात्र ये कहना था कि हम जो संविधान सभा बनाएंगे वो निर्वाचित लोगों द्वारा बनाएंगे, और जो निर्वाचित जो लोग होंगे वो अप्रत्यक्ष न होकर के वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष होगा और उन्हीं के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। और ये जो बात जो है वो 1939 में नेहरू के द्वारा की गई। संविधान सभा के लिए जो औपचारिक रूप से प्रथम प्रयास और एक निश्चित मांग जो प्रस्तुत की गई थी वो 1939 के अंदर की गई थी। लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 को पंडित नेहरू ने
जो अगस्त प्रस्ताव दिया था उसके अंदर उसने इस मांग को, संविधान बनाए जाने की मांग को एक मूर्त रूप प्रदान किया। यहाँ जो मुस्लिम लीग ने भी एक पृथक पाकिस्तान की भी मांग प्रस्तुत की, लेकिन संविधान सभा की मांग के प्रति वो भी सहमत हो गई थी। यहाँ जब 1940 के अंदर अलग से एक देश बनाए जाने की मांग उठ गई थी, लेकिन यहाँ संविधान सभा का विरोध नहीं हुआ था। इसके बाद जब संविधान सभा में जो इस मांग को उठाया गया तो 1940 के अंदर ही एक अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को पहली बार यदि बात करें तो आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया। अब जब जापान के द्वारा और कुछ अन्य देशों के द्वारा जो कुछ देश थे जिन पर हमला करने लग गए और सेकंड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो अब अंग्रेज़ों का एक उद्देश्य बन जाता है कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो सैनिक जो हैं, उनको इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना है। जो अगस्त प्रस्ताव है वो भी लगभग हमने स्वीकार किया है, लेकिन वो असफल रहा है, संविधान नहीं बना। लेकिन अब हमारे पास में ये एक सुनहरा अवसर है, तो हम भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए एक क्रिप्स मिशन को भेजता है और क्रिप्स मिशन यहाँ आता है, भारतीयों को समझाता है और कुछ शर्तें लेकर के आता है। और वो लोग यहाँ आते हैं और भारतीयों को समझाते हैं कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो, और शामिल होने के बाद हम संविधान बनाएंगे और संविधान जो है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, आप ही के लोगों द्वारा बनाया जाएगा, आपके लिए बनाया जाएगा और आखिर में आपके देश को हम स्वतंत्र कर देंगे। तो इसके लिए जब महत्वपूर्ण जो फैक्ट और क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो क्रिप्स मिशन जो है इसकी घोषणा कब होती है, तो 11 मार्च 1942 को घोषणा होती है और यह 30 मार्च 1942 को भारत आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता प्राप्त करना है, भारतीयों की सहायता प्राप्त करना द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। घोषणा करने वाला कौन है? तो घोषणा करने वाला विंस्टन चर्चिल जो घोषणा करता है। और इस क्रिप्स जो मिशन जो है इसका जो अध्यक्ष था वो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, जो मजदूर नेता था। और इस समय यदि पूछे वायसराय क्या, तो लिन लिथगो भारत में उस समय वायसराय था। कारण क्या था कि एक तो अगस्त प्रस्ताव था वो असफल हो गया था, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। एक जापान का रंगून तक अधिकार हो गया, इसलिए भारतीयों को इसमें सहायता लेना, सैनिकों की सहायता लेना और जापान को हराना, ये भी उनका एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अगस्त प्रस्ताव में जो संविधान की जो मांग है उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि यहाँ संविधान नहीं बना, संविधान सभा नहीं बनाई गई। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे, यानी कि इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया भारतीयों के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि जो औपनिवेशिक स्वराज्य, जो भारत अभी औपनिवेशिक है यानी कि डोमिनियन स्टेट है, इसके दर्जे के साथ भारत संघ की स्थापना करेगा। भारत संघ की स्थापना करेगा, यानी भारत में अब जो सिस्टम है इसको समाप्त करके एक संघ बनेगा, यानी कि राज्यों को मिला करके संघ बनाया जाएगा। और युद्ध समाप्त के बाद संविधान निर्माण किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ में देशी रियासत होगी और प्रांत होंगे और फेडरेशन होंगे,
फेडरेशन का मतलब जो कुछ लोग जनमत के आधार पर भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ बनता है कि क्रिप्स जो प्रस्ताव जो है इसका मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, बहिष्कार किया था। इसके बारे में बहुत बार ये फैक्ट बड़ा पूछा गया है, यदि फैक्टों से संबंधित पूछे तो, कि क्या क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया, तो अस्वीकार किया था, बहिष्कार किया था। इसकी जो प्रतिक्रिया के रूप में यदि देखें तो गांधी जी के द्वारा एक प्रतिक्रिया दी गई है। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है, यानी आगे की तिथि का चेक कहा है, यानी कि हमें ये गुमराह कर रहे हैं और ये हमें द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सहायता ले रहे हैं और हम लोगों को आज़ाद ये नहीं करेंगे, ये तिथि दे रहे हैं आगे से आगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसी के लिए एक और प्रतिक्रिया के रूप में कहा है कि आगे की तिथि का तो चेक है, लेकिन जिसका ये बैंक बंद होने वाला भी है। ये जो चेक तो ज़रूर है आगे की तिथि का, लेकिन इसका बैंक जो है वो बंद होने वाला है। इसके बाद वेवली योजना जो आती है, इसके तुरंत बाद वेवली योजना आती है, वो आती है 1945 के अंदर। यहाँ पे अब जो लिथगो जो वायसराय था उसकी जगह अब लॉर्ड वेवेल बन जाता है नया, और जब नया वायसराय आता है तो कुछ नई योजना भी लेकर आते हैं। तो इसने 25 जून 1945 को शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय जो स्वयं अपना संविधान नहीं बना देते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक अधिशासी समिति परिषद होगी और उस परिषद का भारतीकरण किया जाएगा, यानी कि उसमें अंग्रेज़ लोग होंगे, अर्थात अंग्रेज़ लोग होंगे, अधिशासी में अंग्रेज़ लोग होंगे और भारतीकरण किया जाएगा। और उस परिषद में कुछ भारतीय जो होंगे उसमें जो मुसलमान, स्वर्ण और हिंदू जो हैं उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसमें एक दलित वर्ग भी होगा और एक जो सिखों का भी एक प्रतिनिधि होंगे, एक दलित वर्ग से संबंधित और एक सिख से संबंधित होगा। और यहाँ पे गवर्नर जनरल और सेनाध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पद भारतीयों को सौंप रहा है, यानी कि ये जो अधिशासी जो परिषद जो है वो जो अंग्रेज़ों की होगी, लेकिन इसलिए होंगी अंग्रेज़ों की क्योंकि वहाँ पे जो मुख्य जो पद जो हैं, जो जनरल है या सेना अध्यक्ष जो है वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के पास होंगे। लेकिन जो कुछ जो पद इनको दिए जाएंगे वो बराबर समानता के आधार पर दिए जाएंगे, मुसलमानों को और हिंदू स्वर्णों को। और इसमें दलित वर्ग को भी एक एक पद दिया जाएगा और एक एक पद ही सिखों को दिया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष इसके अतिरिक्त सारे पद जो है वो भारतीयों को सौंप रहे हैं इस अधिशासी परिषद के अंतर्गत। एक प्रमुख यहाँ उद्देश्य ये भी था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो गिरफ्तार नेता है इसको रिहा करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसका भी अंग्रेज़ों ने अस्वीकार किया था। अंग्रेज़ों ने नहीं, जो मुसलमान थे उसने भी वेवली योजना को अस्वीकार की थी, क्योंकि इसने ये कहा था, मुसलमानों ने यानी मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि जो मुस्लिम सदस्य आएंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो निर्वाचित होकर के आएंगे, तो उसको वेवली योजना ने अस्वीकार कर दिया था, तो उसने इसका बहिष्कार कर दिया। आगे इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद भारत का जो संविधान सभा बनेगी उससे संबंधित हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो कैबिनेट मिशन 1946, इसकी घोषणा जो होती है वो 1946 के अंदर होती है, फरवरी 1946 में, और ये क्लीमेंट एटली के द्वारा की जाती है। और यह एक लेबर पार्टी से संबंधित व्यक्ति था
विंस्टन चर्चिल इसके सामने था। और उस समय जब आम चुनाव हुए थे 1945 के अंदर ब्रिटेन में, तो वहाँ पे ये क्लीमेंट एटली जीत जाता है। और क्लीमेंट एटली ने अब तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना शुरू किया कि भारत को अब आज़ाद किया जाए। फरवरी 46 के अंदर क्लीमेंट एटली द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है और अपने ही कैबिनेट स्तर के जो मंत्री को यहाँ पे भेजते हैं, जो मजदूर नेता के रूप में होते हैं उसको। और मार्च 1946 को दिल्ली जब आता है ये कैबिनेट मिशन, और मई 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में अब संविधान बनेगा और किस प्रकार से देश को एक करना है, किस प्रकार से देश को संघ बनाना है, ये सारी चीज़ें इसी कैबिनेट मिशन के तहत उत्पन्न हुई। तो चलिए देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे, यानी भारत आने के उद्देश्य क्या थे। ये आप अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं कि ये फरवरी 1946 में क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई कि आपको भारत जाना है और भारत को आज़ाद करना है। और ये मार्च 1946 को दिल्ली आते हैं और मई में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन कैसे स्थानांतरित किया जाए। भारत में ब्रिटिश जो शासन जो है उसको अब यहाँ से स्थानांतरित कैसे किया जाए, और भारत की जो राजनीतिक जो नेताओं से मिलना और उनके सुझावों को जानना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसका अध्यक्ष जो था वो पैथिक लॉरेंस था और उनके जो सदस्य थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भी इसके थे। ये कुछ प्रिंट मिस्टेक हैं, एबी अलेक्जेंडर। लेकिन यहाँ से कुछ बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड जो वेवेल जो है वो क्या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो ये कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये इस प्लान में शामिल जरूर थे और यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इस प्लान में शामिल जरूर थे। तो इससे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले आते हैं। सिफारिशें क्या क्या है, यानी भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और देशी रियासत होंगी। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा, यानी कि पूरे भारत के लिए एक संविधान होगा। लेकिन कुछ जो ऐसी जो रियायत जो है वो राज्यों को भी, प्रांतों को भी दी जाएगी। यहाँ पे जो केंद्र जो है उनको केंद्र को संचार के जो साधन हैं, या जो विदेशी जो मामले हैं, या जो वित्तीय जो मामले हैं, उससे संबंधित जो केंद्र स्तर के हैं वो उनको केंद्र को दिए जाएंगे और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों को भी दी जाएगी। इस प्रकार का जो सुझाव जो है वो कैबिनेट मिशन ने दिया था। लेकिन संविधान एक होगा भारत के लिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य के लिए आप कुछ अलग से सिस्टम बना सकते हैं। ये सुझाव कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। इसमें कुल जो सदस्य जो हैं वो 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा का जो चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होगा। जब नेहरू जी ने कहा था कि इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, उस बात को अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर अस्वीकार कर दिया था कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। आप बाद में अपने वयस्क मताधिकार के आधार पर कर सकते हो सारे चुनाव, लेकिन संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और प्रत्येक प्रांत से या रियासत से जो 10 लाख व्यक्तियों में से एक सदस्य चुनकर आएगा, और वो भी वहाँ के राजा जो चाहेगा उसको भेज सकता है, वो राजा पर निर्भर करता है। 292 जो ब्रिटिश प्रांत और 93 जो देशी रियासत हैं और 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित जो प्रतिनिधि आएंगे, यानी कि 4 चीफ कमिश्नरियों से तो डायरेक्ट
एक एक चुन करके आएगा, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। 93 जो देसी रियासत हैं, जो रजवाड़े हैं, उनसे राजा जो है वो उनको चुन करके भेजेगा। राजा के द्वारा जिसकी इच्छा होगी राजा उसे ही भेजेगा। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत जो हैं 292, ये 10 लाख पर एक सदस्य आएगा, 10 लाख पर एक सदस्य आएगा। चुनाव 1946 में हुआ था। उस चुनाव के अंदर जो टोटल 389 सदस्य थे, उनमें से 389 में से 208 जो हैं वो कांग्रेस के पास में, यानी कि कांग्रेस जीत गई, और 73 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग जीत गई। अब इस प्रकार की स्थिति होने से मुस्लिम लीग ने अपने अंदर जो उदासी महसूस की, और उदासी के कारण उसने अब इसका बदला लेने के लिए दंगा करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल से दंगा शुरू हो जाता है और ये बिहार होते हुए ये दंगा शुरू कर देते हैं, और इसी को इतिहास के अंदर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जब चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग की सीटें 73 आने से ये उदास हो जाती हैं, और आखिर में इसने इस प्रकार की जो कार्रवाई जो अपनाना शुरू कर दिया, जिसको प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में कहते हैं, और 16 अगस्त 1946 को इतिहास में दर्ज है सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और जो केंद्र होगा और प्रांत होगा, उनको कुछ जो शक्तियां जिनका बंटवारा किया, यानी कि विदेशी मामले और प्रतिरक्षा या संचार के साधन जो हैं वो केंद्र के पास होंगे, प्रांतों के पास शेष विषय होंगे, और अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो भी प्रांतों के पास होंगी, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों के पास होगी। अब